केंद्र सरकार का भी नॉमिनी होगा, राज्य सरकार का भी नॉमिनी है, जो दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे। तो ये ऑर्डर हुआ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है वो ये है कि हमारी याचिका डिसमिस होगी। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप गोदी मीडिया हो, आप उनकी गोद में बैठे हो, लेकिन इतना भी मत बैठो। अमित शाह जी कहते हैं 170 सीटें आएंगी, तो तुम कह रहे हो 190 आएंगी। भाजपा का ध्यान किसी और प्रदेशों में है नहीं जहाँ इलेक्शन हुआ है, न तमिलनाडु में, न केरल में, असम में तो हम देख ही रहे हैं क्या हुआ। इतना तो मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं देखा। हम कई चुनाव लड़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। इस तरह से जितने लोग सीएपीएफ के वहां तैनात हैं वो मणिपुर में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेकिन वहां हैं क्योंकि अब युद्ध चल रहा है। अब इलेक्शन कमीशन का ये एक प्रावधान है कि 45 दिन के बाद वो रिकॉर्डिंग नहीं रखेंगे। अरे भाई, क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि गड़बड़ी आप करोगे, अगर करोगे तो, और 45 दिन के बाद आप उसको रखोगे नहीं, तो कैसे तय होगा कि क्या हुआ पोलिंग काउंटिंग में? कोई नहीं तय कर पाएगा ना। दोस्तों, आज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई याचिका दाखिल की, और याचिका चुनाव आयोग के खिलाफ था कि जो नए नियम लाए गए हैं, जो काउंटिंग हॉल में माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, सिर्फ उन्हीं को लिया जाएगा, जो राज्य कर्मचारी हैं उनको उसमें अनुमति नहीं है। जिसके बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और दोस्तों, आज सुबह से ये खबरें चलाई जा रही हैं कि टीएमसी की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, याचिका खारिज कर दी गई है। इस तरह खबरें सुनने को मिला। पूरे देश भर की गोदी मीडिया ने यही खबरें चलाई, लेकिन दोस्तों सच्चाई वो नहीं है। टीएमसी पार्टी की तरफ से या ममता बनर्जी की तरफ से जो एडवोकेट गए थे, देश के माने जाने एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि देश की तमाम गोदी मीडिया ने उस याचिका को लेकर के गलत नैरेटिव सेट किया और गलत तरीके से चलाया कि सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की याचिका खारिज कर दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात जाते जाते मैं आपको बता दूं कि यह बात कही गई कपिल सिब्बल की तरफ से कि सर्कुलर में यह कहा गया है कि रैंडम सिलेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दोनों का उल्लेख है उस सर्कुलर में। यानी जब राज्य सरकार के जो एम्प्लॉई हैं उसका भी, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उसका भी रैंडम सिलेक्शन है, इस तरीके का आदेश दिए गए, इस तरीके का उल्लेख किया गया है। तो फिर इस तरीके से गुमराह गोदी मीडिया ने क्यों किया? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है वो ये है कि हमारी याचिका डिसमिस होगी। ये बिल्कुल गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ठीक है, आप गोदी मीडिया हो, आप उनकी गोद में बैठे हो, लेकिन इतना भी मत बैठो। मतलब कि सही जानकारी तो दो। इतना तो आप ऑलरेडी इनको जिता चुके हो, भाजपा तो आप जिता ही चुके हो। क्योंकि जब अमित शाह जी कहते हैं 170 सीटें आएंगी, तो तुम कह रहे हो 190 आएंगी, तो तुमको तो बढ़ा चढ़ा के आप कर चुके हो। ठीक है, तो ये तो आपका नेचुरली आपका कुछ होगी बात जो हमें नहीं मालूम, केवल आप ही को मालूम है। और अगर हमें मालूम भी है तो हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमें भी मालूम है कि आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। ये असलियत है, ये ऐसा ठीक नहीं है। और साथ साथ में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी तो एक माइक्रो ऑब्जर्वर है ही सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी का, तो आप दूसरा क्यों चाहते हैं? और अगर चलिए आप रख भी रहे हो तो फिर एक राज्य सरकार का भी नॉमिनी रखो, जो आपका सर्कुलर का खुद कहता है। और साथ साथ में सर्कुलर आखिर में मैं आपको भी पढ़ा देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी। सर्कुलर कहता है आखिर में, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द अबव द इंस्ट्रक्शन। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस दैट इज के इसका आप पूरी तरह से इसका पालन करो, स्ट्रिक्टली पालन करो। ये सर्कुलर में खुद रखा हुआ है, तो फिर राज्य सरकार का नॉमिनी गवर्नमेंट समिट होना चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा का ध्यान किसी और प्रदेशों में है नहीं जहां इलेक्शन हुआ है, न तमिलनाडु में, न केरल में, और कहीं और भी नहीं। तो असम में तो हम देख ही रहे हैं क्या हुआ। अगर ऐसा मतलब कि पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान ही में है ना, कहीं और तो नहीं है ना। वैसा लग रहा है कि वहां एक सीज हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सनल की सीज हो रही है। इतना तो मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं देखा। हम कई चुनाव लड़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। इस तरह से जितने लोग सीएपीएफ के वहां तैनात हैं वो मणिपुर में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेकिन वहां हैं क्योंकि अब युद्ध चल रहा है, भारी युद्ध कोई चल रहा है, कोई आक्रमण कर रहा है। क्या आपको उनके इतने सीएपीएफ पर्सनल आपको रखने की जरूरत है? इलेक्शन ही है ना भैया, चुनाव ही है ना। तो
आप कहते हो कि अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ी होती है तो आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर, तो कहते हो ना, कोर्ट भी कहते हैं कि 45 दिनों में आपको राहत मिलती है, 45 दिनों में आप इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हो। अगर गलत काम हो रहा हो तो दोनों को लागू है, वो भी इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हैं और ये भी इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हैं। फिर इतने लोगों, इतनी सीएपीएफ के तैनात होने की जरूरत क्या है? अब सिक्योरिटी तो उनके हाथ में है ना, सिक्योरिटी तो पश्चिम बंगाल की सरकार के हाथ नहीं है। अब तो ईसीआई सब कर रहा है। तो अगर ईसीआई सब कर रहा है, सीएपीएफ भी वहां है, सिक्योरिटी उनके हाथ है, फिर डर किस बात का? और पोलिंग बूथ पे पोलिंग एजेंट भी हमारा है, उनका भी पोलिंग एजेंट है, टीएमसी का भी पोलिंग एजेंट है, बाकी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पार्टी जो भी लड़ रही है उनके सारे के पोलिंग एजेंट हैं, उनके इलेक्शन एजेंट हैं। सिक्योरिटी आपकी है, अंदर जाने की अनुमति आप ही देते हैं। वहाँ एंट्री, जब तक आईडी कार्ड नहीं दिखाओगे तब तक एंट्री नहीं होगी। तो फिर किस चीज की आपको संभावना है कि यहाँ गड़बड़ होगी, जब सारा तामझाम आपके हाथ में है? फिर वो क्यों करना चाहते हैं? कोर्ट की प्रोसीडिंग छोड़ दीजिए, इनकी मंशा क्या है आपके हिसाब से? ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं? टीएमसी भी कह सकती है कि हमें भी आशंका है कि वहां बैठ के ये तरफदारी करेंगे, क्यों? हम तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ सारे तो वैसे भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां माइक्रो ऑब्जर्वर है, हम क्या कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। और सारी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी अब हमें मालूम है। सीसीटीवी से जो भी पोलिंग बूथ में हो रहा है, काउंटिंग में हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब जब रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर किस चीज का डर है? अब इलेक्शन कमीशन का ये एक प्रावधान है कि 45 दिन के बाद वो रिकॉर्डिंग नहीं रखेंगे। अरे भाई क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि गड़बड़ी आप करोगे, अगर करोगे तो, और 45 दिन के बाद आप उसको रखोगे नहीं तो कैसे तय होगा कि क्या हुआ पोलिंग काउंटिंग में? कोई नहीं तय कर पाएगा ना। तो ये भी हम बात सुप्रीम कोर्ट के आगे आने वाले दिनों में लाएंगे कि ये जो सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है, ये आप सिक्योरिटी के साथ आपको सबको रखनी चाहिए। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो भी वहां कैंडिडेट लड़ रहा है विपक्ष का, वो आरटीआई डालकर ये कहे कि साहब आप हमें सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दीजिए, ताकि हमारे पास भी फुटेज हो। अगर नहीं रखते तो हमारे पास तो हो ना, और नहीं देते अगर तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट को हमें जाना पड़ेगा। तो हर चीज, आप राजनीति में चुनाव तो लड़ सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि सारा देश, मतलब कि आपकी सारी सरकार एक प्रदेश के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और ये जनता को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये हो रहा है कि वहाँ, मतलब कि जो केंद्र सरकार है वो एक भावी पड़ी हुई है, और सारे मतलब कि जैसे कोई एक विरोधी वहाँ बैठा हुआ है। अब राजनीति में विरोधी तो होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में जनता तो विरोधी नहीं है ना। जनता तो अपना वोट देगी, मत देगी, जिस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी दुख की बात है कि मीडिया ऐसे काम करता है जो असलियत से दूर हो, और केंद्र सरकार इस तरह से अपना प्रभाव बनाना चाहती है काउंटिंग एरिया में भी, और ये संवैधानिक नहीं है। लेकिन ये तो एक पॉलिटिकल लड़ाई है, और पॉलिटिकली फिर सामना करना होगा। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए D4 न्यूज़। धन्यवाद।